हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द विजन पॉइंट डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इस पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को पिछले कुछ लेक्चर्स में जो हिंड्रेंस क्रिएट हुई रिगार्डिंग द साउंड्स और सम वीडियोस, तो उनको आज हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर सत्यानंद सिंह जी और उनकी टीम के सहयोग से हम लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन क्लासेस के फॉर्म में कुछ आप लोगों के सामने कुछ न्यू और कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे बिकॉज आई एम बायो टीचर, सो माई सेल्फ इज अमिताभ सोनी। आई हैव द more than 20-year experience in the different brand institute of the India as well as in the Nepal. So today I will start the cytology, which is the main basic concept of the 11th biology. So cytology, that is the इस साइटोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव जो आज हम लोगों को क्लास में डिस्कस करना है वो सब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सेल और सेल थ्योरी क्या होती है, इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल, द टाइप ऑफ सेल, डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एंड द स्टडी ऑफ या स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स. सो नाउ I'll just start about the cytology. So cytology and cell biology, that is two different kind of word. That is cytology means study of cell, and the cell biology, that is those branch of the biology in which the study of cell and structure and their function, that is called the cell biology. So cell biology, that is structure of cell and their function, this is known as cell biology. And the cell, what is cell? The cell is a fundamental structural unit of all living organisms, and the cell which was discovered by the Antony von Leeuwenhoek described the first living cell in rainwater droplet. In the rainwater droplet by using simple microscope. बाय यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप. तो फर्स्ट टाइम जो सेल को डिस्क्राइब किया वो किया था बेसिकली एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने. इन्होंने रेन वाटर ड्रॉपलेट्स में फर्स्ट टाइम जो सेल देखी विच इज फर्स्ट लिविंग सेल्स एंड कॉल्ड एज एनिमलकुली एंड कॉल्ड एज एनिमल कुली. एंड लेटर ऑन द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, who described the cell as honeycomb-like structure, and each called compartment. That is cell. Like this. ये जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली ईच कंपार्टमेंट विच इज जस्ट लाइक ए सेल. लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो बेसिकली सेल को डिस्क्राइब किया वो एक नॉन लिविंग सेल्स थी. एंड दिस कॉक सेल, इन्होंने जो सेल डिस्क्राइब किया विच इज ए कॉक सेल, वो जो ऑक प्लांट है उस ऑक प्लांट के अंदर इस ऑक प्लांट के अंदर जो कॉक्सेल्स थी, इन कॉक्सेल्स बेसिकली हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स की शेप में दिखाई देती हैं और ये नॉर्मली डेड सेल्स होती हैं. तो इफ द समबडी आस्क द क्वेश्चन कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक डिस्क्राइब द लिविंग सेल्स एंड द रॉबर्ट हुक डिस्क्राइब द सेल विच इज ए डेड सेल एंड विच इज जस्ट लाइक ए कॉक सेल.
तो उस कॉक सेल के अंदर जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड द ईच कंपार्टमेंट इज रिप्रेजेंट एज ए सेल. सो दिस इज सम इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल एंड लेटर ऑन दैट इज ए इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल. जिसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है एंटोनी वॉन लेवेनहोक. इन्होंने बेसिकली लिविंग सेल्स को एक्सप्लेन किया और उसके बाद हम लोगों ने बात की दैट इज रॉबर्ट हुक हु एक्सप्लेन द डेड सेल्स एंड विच इज जस्ट लाइक ए हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. एंड लेटर ऑन ये जो सेल है ये जनरली पहले ये पता होना चाहिए कि सेल विच इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है बेसिकली वो दो टाइप की होती हैं. या कहना चाहिए कि इनिशियली ये आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए स्मॉलेस्ट सेल एंड व्हाट इज ए लार्जेस्ट सेल. ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली इस स्मॉलेस्ट सेल के रेफरेंस में. तो स्मॉलेस्ट सेल का जो एग्जाम्पल है वो बेसिकली उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो है पीपीएलओ. इसको हम लोग माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं. दैट इज ए एग्जाम्पल ऑफ स्मॉलेस्ट सेल. इन द लार्जेस्ट सेल इन केस ऑफ एनिमल द ऑस्ट्रिच एग that is an example of largest cell, but the longest cell that is acetabularia. This is the example of longest cell in which length is about in the single cell up to the 30 centimeter. up to the 30 सेंटीमीटर. तो ये जो बेसिकली कुछ सेल्स के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, और द लार्जेस्ट सेल का एग्जांपल है ऑस्ट्रिच एग, एंड द लॉन्गेस्ट सेल एग्जांपल इज द एस्टेबुलेरिया. तो ये जो सेल होती है, इस सेल को जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, इस सेल की अगर बात करें तो इस सेल में इसको स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसकी डेफिनेशन और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी. इसको हम लोग डिटेल में आगे बात करते हैं, बट इनिशियली जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट द टाइप ऑफ सेल. और ये जो टाइप ऑफ सेल्स हैं जनरली ये सेल्स दो टाइप की होती हैं जो जनरली सभी लोग जानते हैं, दैट इज ए प्लांट सेल और एनिमल सेल, जो आप सभी लोगों ने 9th 10th बायो क्लास में भी पढ़ा होगा बेसिकली. बट हम लोग यहाँ प्लांट और एनिमल सेल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे. ओके, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज सेल थ्योरी. जो सेल थ्योरी है बेसिकली ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग से एक्सप्लेन की. इनमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन और एक साइंटिस्ट जिनका नाम था स्वान. तो स्लाइडेन एंड स्वान दे आर इंडिविजुअली फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, बट सेल थ्योरीज आर मॉडिफाइड, और कहना चाहिए द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान. दिस इज ए Theodor Swan and the Sliden. So Sliden and Swan explain the cell theory. ये जो स्लाइडेन है बेसिकली ये बॉटनिस्ट हैं और जो स्वान है ही वाज ए जूलॉजिस्ट. सो स्लाइडेन एंड स्वान एक्सप्लेन द सेल थ्योरी. इन्होंने बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने बोला कि द सेल इज द mainly fundamental structural unit of life, and you can say the cell theory described as the all living organism which composed of the cell and the product of cells, and all cells arises from the pre-existing cells, but how it is divided and how it is formed it cannot be explained. ये जो साइंटिस्ट हैं जो स्लाइडेन एंड स्वान हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया, इन्होंने बेसिकली सेल थ्योरी के दो टेनेट्स दिए. ये जो दो टेनेट्स हैं बेसिकली इन्होंने ये बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज कंसिस्ट ऑफ वन और more than one cells, but इन्होंने बोला कि these cells which are basic unit of the living organism and
द सेल, इन्होंने जो एक्सप्लेन नहीं किया वो था बेसिकली ही कैन नॉट या ही डिड नॉट एक्सप्लेन द हाउ न्यू सेल्स विल फॉर्म। तो इसी के सेल थ्योरी को जिन्होंने डिस्क्राइब किया, जिनके स्पेसिफिक कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो ये कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड द ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर आउटकम ऑफ द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज और द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, sum of the total metabolic activities and interaction of its constituents of the cell. This is a complete definition or the complete statement about the cell theory. But later on, the Rudolf Virchow, another scientist who modified this cell theory, as a cell doctrine or the cell principle, and which is also known as cell lineage also. तो रुडोल्फ वर्को ने इस सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया और उन्होंने एक्सप्लेन किया एज सेल डॉक्ट्रिन और सेल प्रिंसिपल। ये जो सेल डॉक्ट्रिन और सेल प्रिंसिपल है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी है और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। बेसिकली इन्होंने बोला द सेल्स डिवाइडेड एंड द न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं उनसे न्यू सेल्स अराइज करती हैं, न्यू सेल्स डेवलप होती हैं। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया दैट इज ओमिनिस सेलुला ई सेलुली। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमिनिस सेलुला ई सेलुली, जिसका मतलब ही होता है द सेल्स इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस 2019 एग्जाम्स ऑफ नीट में ये क्वेश्चन था कि द स्टेटमेंट ऑफ ओमिनिस सेलुला ई सेलुली वाज एक्सप्लेन्ड बाय। तो ये रुडोल्फ वर्को ने बेसिकली जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया ओमिनिस सेलुला ई सेलुली, दैट मीन्स द सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। This is a complete information about the cell theory. Okay. नेक्स्ट हम लोगों को बात करनी है कि जो सेल थ्योरी है इसका एक्सेप्शन क्या है। बेसिकली कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग कह सकते हैं विच इज वायरस। ये जो वायरस है बेसिकली ही कहना चाहिए डिड नॉट फॉलो द, या दिस इज ए एक्सेप्शन, डिड नॉट फॉलो सेल थ्योरी, डिड नॉट फॉलो द सेल थ्योरी। व्हाई? बिकॉज वायरस जो है उनके अंदर सेल्स नहीं होती, नो सेल्स, एंड वायरस बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स का मतलब ये होता है कि ये जो बेसिकली वायरस है, ये वायरस प्रोटीन का बना होता है और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए और डीएनए के फॉर्म में। इट इज नॉट दिस सेल, सो दैट्स व्हाई दिस वायरस आर द एक्सेप्शन ऑफ दिस सेल थ्योरी। ये जो वायरस है, इस वायरस को अगर कहें तो इट इज ए कनेक्टिंग लिंक, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड non-living thing, living and non-living organism, yeah, living and non-living things. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है जिसे हम लोग वायरस बोलते हैं। वायरस नॉर्मली इन द होस्ट और इन द लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स की तरह बिहेव करेगा, बट इफ इट इज प्रेजेंट इन नॉन लिविंग फॉर्म तो ये लिविंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना होता है, नो एनी सेल्स इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्शन ऑफ वायरस। तो ये बात हुई कि सेल थ्योरी किसने दी। सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन बेसिकली बॉटनिस्ट हैं और स्वान जूलॉजिस्ट हैं, and who explain the cell theory, and the Rudolf Virchow explain the modification of the cell theory as cell doctrine or cell principle, and this virus is a exception of the cell theory. इस इतने पैराग्राफ से दो क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं कि इन विच फॉलोइंग विच डू नॉट फॉलो द सेल थ्योरी, और दूसरा द रुडोल्फ वर्को एक्सप्लेन। तो रुडोल्फ वर्को ने एक्सप्लेन किया ओमिनिस सेलुला ई सेलुली, जिसका मतलब होता है द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट हम लोग को जो बात करनी है वो बात करनी है इसकी, जिसकी कि हम लोग डिस्कस करना है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो बेसिकली सेल हैं ये होती कितनी टाइप की हैं।
जो सेल हैं वो होती कितने टाइप की हैं? तो इन जनरल सेल्स, जो अभी हम लोगों ने बोला, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन और द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस, दी सेल्स आर टू टाइप। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, दैट इज ए वायरस। अब हम लोगों को बात करनी है व्हाट इज सेल, टाइप ऑफ सेल। ये जो सेल्स हैं बेसिकली, ये सेल्स नॉर्मली दो टाइप की होती हैं। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी सेल्स को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स को पहले स्टडी कर लें, अगर हमको इनके एग्जाम्पल्स पता हो तो शायद आपको इनके बीच के डिफरेंसेस भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इस प्रोकैरियोटिक को, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दैट इज बैक्टीरिया, जिसे आप मोनेरा ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में लिख सकते हैं ऑल प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग द प्रोटिस्टा ऑल्सो, दैट इज ए प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांट। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रो का मतलब होता है बेसिकली, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब वो पर्टिकुलर सेल जिसके अंदर प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस होगा उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और वो सेल जिसके अंदर एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा, यू मींस एडवांस्ड, और कैरियो मींस न्यूक्लियस। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली विच हैविंग ए प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके अलावा हम लोगों को जो इनके बेसिक डिफरेंस है वो अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस 1 और 2 पॉइंट्स आपको क्लियर कट समझ में आने चाहिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के रेफरेंस में। हमने यहां बोला कि यहां प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, तो इनडायरेक्टली यू कैन से कि यहां पे जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा और लेस डेवलप्ड होगा, या तो वो एब्सेंट होगा या लेस डेवलप्ड होगा, जिसको हम लोग प्रिमिटिव वर्ड यूज करते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहीं कहीं पे बोलते हैं। दूसरी चीज कि यहां पे जो न्यूक्लियस एब्सेंट या लेस डेवलप्ड है, तो उसका मतलब क्या है? यहां पे इसका मतलब है कि यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होगा, और यहां पे न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होगा। इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड होगा, और इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो बेसिकली लेस डेवलप्ड होगा या एब्सेंट होगा, जहां पे न्यूक्लियोलस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और न्यूक्लियोप्लाज्म भी नॉर्मली एब्सेंट होगा। इनके अलावा एक और बेसिक डिफरेंस इस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस में ये डिफरेंस है कि यहां जो बेसिकली जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और यहां पे जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, इसके अंदर आउटर और इनर मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली दिखाई देंगे। दूसरी एक चीज कि यहां पे जो न्यूक्लियस है, इनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा बेसिकली यहां पे वो होगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसको अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। यहां पे जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होगा, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होगा। जबकि यहां पे जो बेसिकली मटेरियल्स होगा, जो डीएनए होगा वो लीनियर होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड होगा, लीनियर होगा एंड विद हिस्टोन प्रोटीन होगा।
इतना नॉर्मली सभी लोगों को पता होता है, ये बेसिक, बिकॉज ये जो साइटोलॉजी है इसमें हम लोग बेसिक कहना चाहिए बायोलॉजी की कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपकी ये साइटोलॉजी प्रिपेयर होगी तो आपको फिजियोलॉजी में जब आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों को यहाँ पे बेसिक्स चीज़ों को डिस्कस करना है कि जो सेल्स होती हैं, जो दो टाइप की सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, उनमें मेजर डिफरेंस, जो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, तो आप इजिली एक्सप्लेन कर सकें। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स the nucleus is absent, nucleus is less developed, and in which the double stranded circular DNA without histone protein is present. And in case of eukaryotic cell, the nucleus is well developed and the DNA is double stranded linear with histone protein. दूसरी एक चीज यहां पे ये है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, बेसिकली ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए क्या करता है, ये बेसिकली इट रिप्रेजेंट एज ए प्रोक्रोमोसोम्स, इट रिप्रेजेंट एज ए प्रोक्रोमोसोम्स। मींस ये जो कंप्लीट सिंगल, ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इनके नंबर केवल एक ही होंगे। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे इनके अंदर ए सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट, एंड दिस सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए व्हिच रिप्रेजेंट एज ए प्रोक्रोमोसोम्स। एक और क्वेश्चन यहां पे बहुत अच्छा बनता है, पूछा गया आपके नीट एग्जाम्स में कि हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट, हाउ मेनी द लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। या दूसरे तरीके से बात करें तो एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा सकता है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 1 होते हैं और जो लिंकेज ग्रुप होते हैं वो 1/2 होते हैं। मींस लिंकेज ग्रुप जो होते हैं दैट इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम्स है, इसका 1/2 नहीं कर सकते, 0.5 नहीं होगा। ये एक एक्सेप्शन है कि इस पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो लिंकेज ग्रुप होगा, जो यहाँ पे लिंकेज ग्रुप होगा, वो लिंकेज ग्रुप भी 1 होगा। That is a important point regarding the prokaryotic cell. तो यहाँ पे basically because the single double stranded circular DNA is present and which represent the prochromosomes, that's why the linkage group is always 1. But in case of human, if everybody knows कि human cell के अंदर chromosomes number 46 होते हैं, तो यहाँ linkage group क्या हो जाएगा, linkage group that is 23. दिस इज अनदर एग्जाम्पल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लिंकेज ग्रुप, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसके आधे को हम लोग लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे लिंकेज ग्रुप, दिस इज एक्सेप्शन, यहाँ पे लिंकेज ग्रुप ऑलवेज 1 होगा और यहाँ पे लिंकेज ग्रुप किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उसका जस्ट हाफ, तो इसको बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। तो दिस इज ए मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के रेफरेंस में कि ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें मेजर डिफरेंस होते क्या है एग्जैक्टली। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इस पर्टिकुलर छोटे से टेबल्स के फॉर्म में। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको अपनी बायो को स्ट्रॉन्ग करना है तो इस बायो को स्ट्रॉन्ग आप रट के नहीं कर सकते। इस बायो को स्ट्रॉन्ग आप बेसिकली कहना चाहिए कि आपने नोट्स बनाया और आपने बुक्स को स्टडी किया, क्वेश्चन लगाया, हो गया। कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि बायो में बहुत थ्योरीज है, बायो में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हैं, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, मॉर्फोलॉजी है, और कुछ लोग कहते हैं बायो को रटना पड़ता है। और मैं कहता हूँ बायो को जस्ट ट्रिक से भी आप समझ सकते हैं। तो जो ट्रिकी मेथड्स हैं वो कुछ टेबल्स हो सकती हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, और कुछ आपके कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हो सकती हैं जो टाइम टू टाइम आई विल इन्फॉर्म यू। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम लोगों को बात करनी है डिफरेंसेस बिटवीन द यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में, सबसे पहले की जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनकी साइज में डिफरेंस होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो साइज बहुत कम होता है, अगर यहाँ देखें तो 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक साइज जो होती है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज होता है। तो साइज में प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बड़ी होती हैं। एग्जाम्पल्स जो अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एनिमल और प्लांट सेल, ऑल दीज आर द यूकैरियोटिक सेल एंड द बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। और आप बात कर रहे होंगे सर ने अभी बताया बैक्टीरिया और आप बोल रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया बेसिकली ये एक टाइप का प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। ये जो आर्कीबैक्टीरिया है इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया।
ये जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है बेसिकली इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वो बैक्टीरिया है जो अर्थ पे पहली बार आए और एडवर्स कंडीशन में ग्रो करते हैं। पानी है तब भी ग्रो करेंगे, नहीं है तब भी ग्रो करेंगे, सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी ग्रो करेंगे, और अगर हेलोफिटिक कंडीशन जिसे बोलते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स, तो ये हार्शी हैबिट में ग्रो करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, दैट इज एंशिएंट बैक्टीरिया। दिस इज एग्जाम्पल द प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हम लोगों ने बात की न्यूक्लियस के रेफरेंस में, तो अभी हमने बोला कि न्यूक्लियस यहाँ क्या होगा, एब्सेंट होगा। जब यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, लेस डेवलप होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको हम लोग न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इट इज द प्रेजेंट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। अब साइटोलॉजी में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, और होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे या सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ये नॉर्मली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, like chloroplast, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome, all these membrane bound cell organelles are absent. But here the ribosomes is present. ये जो ribosomes होते हैं ये भी organelle हैं, but here in case of prokaryotic cell these ribosomes are the smaller and it represent as the 70S. ये जो 70S ribosomes है वो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, this is a 70S ribosomes. And this is a 30S small subunit and this is a 50S larger subunit, and both these are constitute to form a 70S ribosomes which is the characteristics of prokaryotic cell. तो ये जो prokaryotic cell है, इन prokaryotic cell के अंदर smaller ribosomes होते हैं, साइज थोड़ा डिफरेंट होता है, और ये जो S है ये बेसिकली इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो इस राइबोसोम्स होते हैं ये लार्जर साइज के होंगे, और यहाँ पे जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं 80S राइबोसोम्स। ये 80S राइबोसोम्स होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स में यहाँ एब्सेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो अभी मैंने बोले, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, विच में बी द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो। बट इन केस ऑफ दिस, बिकॉज दिस राइबोसोम्स इज ऑल्सो ए सेल ऑर्गेनेल्स, सो यहाँ पे मैंने इसको इसी में डिस्कस कर दिया कि ये 70S राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल में होंगे और यहाँ 80S राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर यहाँ पे मैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करूं तो ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हो जाएगा ये हो जाएगा 50 की जगह 60S, और ये हो जाएगा 40S, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज 80S राइबोसोम्स। दिस इज ए 80S राइबोसोम्स। 80S राइबोसोम्स में स्मॉलर सब यूनिट होगी 40S की और एक यूनिट होगी 60S की, तो ये हो गया लार्जर राइबोसोम्स विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लैजेला के रेफरेंस में। तो जो फ्लैजेला होता है बेसिकली, ये फ्लैजेला केवल मेनली वैसे तो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, फ्लैजेला का पर्पस होता है मूवमेंट में हेल्प करना। लोकोमोशन और मूवमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो लोकोमोशन एज वेल एज मूवमेंट दोनों शो करते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल्स होती हैं वो प्लांट सेल्स केवल मूवमेंट शो करती हैं। डू नॉट ट्रांसफर देयर, डू नॉट चेंज देयर पोजीशन। तो जब पोजीशन चेंज हो जाए तो वो कहलाता है बेसिकली लोकोमोशन। तो प्लांट सेल्स लोकोमोशन शो नहीं करती, मूवमेंट शो करती हैं। तो यहाँ पे जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेला बेसिकली स्पेसिफिक प्रोटीन्स के बने होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन। यहाँ पे जो फ्लैजेला होंगे वो बेसिकली फ्लैजिलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, और ये फ्लैजेला इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर या कुछ इस तरीके से एंटायर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिसमें प्लांट और एनिमल सेल की अगर बात करें, एल्गी और फंजाई की बात करें, तो वहां पे जो फ्लैजेला होते हैं वो फ्लैजेला का जो बेसिकली प्रेजेंस है वो प्रेजेंस होगी ज़ूस्पोर के अंदर लाइक दिस, और विच में बी लाइक दिस। ये भी फ्लैजेला है और ये भी फ्लैजेला है, लेकिन ये जो फ्लैजेला है बेसिकली ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है जो फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होंगे। और आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर है वो फ्लैजेला होते कैसे हैं, बेसिकली उनके अंदर मेन कहना चाहिए स्ट्रक्चरली क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फिलहाल अभी हम लोगों को यहाँ बात करनी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में जो डिफरेंस है उनके रेफरेंस में।
ये कोई उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, इसलिए हम लोग इसको उतना डिटेल में डिस्कस करेंगे मोनेरा के अंदर या फिर आगे प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली प्लांट सेल। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ये जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल होगी वो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन यहां पे जो सेल वॉल होगी इन केस ऑफ प्लांट या इन केस ऑफ फंजाई, ये सेल वॉल बेसिकली प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर, प्लांट और एनिमल के अंदर, अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के अंदर ये सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी, प्लांट के अंदर ये बनी होती है सेलुलोज की बनी। और फंजाई के अंदर अगर बात करें द सच टाइप ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। यहां पे जो सेल वॉल होगी वो बेसिकली किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल बनी होगी, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल और द प्लांट द सेलुलोजिक सेल वॉल इज प्रेजेंट और विच इज मेड अप ऑफ काइटिन इन केस ऑफ फंजाई। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में देखने को तो मिलती है, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरली नहीं होते। अगर हम सिमिलर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मली जो मेडअप होती है वो लिपिड और प्रोटीन्स की होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, एंड विच आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है जो मेडिकल कंपटीशन में नीट में पूछा गया है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैसे मैं उसको प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर में आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉइड नहीं होते, मतलब नो स्टेरॉइड आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। लेकिन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होगी या स्टेबिलिटी होगी ये मेंटेन होती है हॉपिनॉइड से। ये जो हॉपिनॉइड है ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की फ्लूइडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉपिनॉइड्स। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल वेयर द कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट एंड व्हिच कैन मेंटेन द फ्लूइडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द साइटोप्लाज्म। मैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट को स्टार बना रहा हूं विच इज ए मच मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल, लाइक द न्यूक्लियस, like the membrane bound cell organelles, like cell wall and like cytoplasm। ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर कोई साइटोस्केलेटन लाइक माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये यहाँ पे नहीं बनते, इसलिए लिखा है द नो साइटोस्केलेटन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, जो यहाँ पे नहीं होता एंड विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, दैट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो बेसिकली माइक्रोफिलामेंट की हेल्प से, माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से या कम से इंटरमीडिएट फिलामेंट की हेल्प से बनते हैं, वो यहाँ यूकैरियोटिक सेल में होंगे, जो हम लोग आगे कुछ साइटोलॉजी के जब डिस्कशन करेंगे आफ्टर द सेल ऑर्गेनल्स तब इसके बारे में हम लोग डिटेल में वहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट बात है इस डिवीजन के रेफरेंस में। ये जो डिवीजन है नॉर्मली ये जो बैक्टीरिया है ये पहली बार अर्थ पे अराइज किए प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, तो इनके अंदर कोई वेल डिफाइंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिमार्केबल नहीं था। यहाँ पे जो नॉर्मली डिवीजन है वो बाइनरी फिशन से होता है, और ये जो बाइनरी फिशन है, बाइनरी फिशन का मतलब अगर कोई सेल है उस सेल के अंदर जो डिवीजन होगा वो बेसिकली न्यूक्लियस के साथ साथ उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा और वो पूरी की पूरी सेल्स 1 से 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे लाइक दिस। ये जो सेल है, अगर इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, बेसिकली ये न्यूक्लियस है, और अगर ये न्यूक्लियस के अंदर ये बेसिकली डिवाइड हुआ तो ये कुछ सेल्स ऐसे डिवाइड होंगी और यहां पे
ये दो न्यूक्लियस मींस कैरियोकाइनेसिस हो गई, न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो गया, दिस इज ए न्यूक्लियस। और ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स या दो सेल्स यहाँ पे जो बनेंगी बेसिकली उनके रेफरेंस में बात करनी है, तो यहाँ पे ये दो सेल्स बन जाएंगे और इनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा। इस तरीके के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। तो नॉर्मली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर बाइनरी फिशन देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस या मियोसिस होती है। यहां माइटोसिस होगी और यहां मियोसिस होगी। तो यहां पे जो सेल्स डिवाइड करेंगे वो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करती है, लाइक इन दिस मैनर। और जो एनिमल सेल्स सॉरी यूकैरियोटिक सेल्स एनिमल और प्लांट सेल्स होंगे उनके अंदर मियोसिस या माइटोसिस होती है। दूसरी एक चीज, वैसे मैंने इस पॉइंट को डिस्कस कर दिया है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के रेफरेंस में। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन वहां पे जो डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा विच रिप्रेजेंट एज ए क्रोमोसोम्स और द प्रोक्रोमोसोम्स। ये जो सिंगल प्रोक्रोमोसोम्स है वो बेसिकली एक है, इसलिए यहां लिखा हुआ है तो वन बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम्स। एक होगा लेकिन ट्रू नहीं होगा। ट्रू का मतलब यह है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेसिकली क्या होता है कि ये क्रोमोसोम विच आर मेड अप ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए और डीएनए के बने होते हैं। तो यहां पे जो हिस्टोन प्रोटीन क्योंकि एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई विच इज नॉट ए ट्रू क्रोमोसोम्स। In case of eukaryotes, these chromosomes are the true and more than one different kind of chromosomes are present. मतलब each living organism are made up of a specific fixed number of chromosomes, like human. In case of human, 46 number of chromosomes is present. In case of human, 46 number of chromosomes is present. In case of Pisum sativum, which is a plant, which is matter P, that is for the 14 number of chromosomes is present. So a specific number of chromosomes, which is a fixed number of chromosomes in eukaryotic cell, which is more than one. But in case of prokaryote, these chromosomes are not true because the histone protein is absent. And the last one, that is sexual reproduction. अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन की, तो जो रिप्रोडक्शन है वो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ बाइनरी फिशन के थ्रू या सेल जो है डिवाइड करती है बाइनरी फिशन के थ्रू, यहाँ सेल्स डिवाइड करती है मेनली माइटोसिस के थ्रू। हम लोग जब बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में बात कर रहे थे, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, बिकॉज दीज सेल्स इट इज ए फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं ये पहली बार अर्थ पे डेवलप हुए, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए यहाँ लिखा है नो मियोसिस एंड द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट टेक्स प्लेस ओनली। यहाँ पे जो बेसिकली डीएनए का ट्रांसफर होता है इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हिच इज एब्सेंट, because this genetic recombination, that is a transfer of the DNA from one fragment to another with the help of transformation, with the help of conjugation, and with the help of transduction, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन मोनेरा। यहां पे फिर फर्दर में एक बार आपको बताना चाहूंगा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जनरली एब्सेंट होता है, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट। दिस इज ए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है उनके अंदर सिंपल सी बात है कि ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन केवल 3 टाइप का मेनली देखने को मिलता है इन केस ऑफ मोनेरा, दैट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज ए कॉन्जुगेशन, एंड दिस इज ए ट्रांसडक्शन। And genetic recombination means transfer of the DNA from one bacterial cell to another bacterial cell. This is a reproduction in Monera or in bacteria. But in case of eukaryotic cell, the sexual reproduction takes place which is biparental. इसमें 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी और वहां पे जो गैमीट फॉर्मेशन होगा वह मियोसिस होगी ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन।
गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे बेसिकली क्या होगी, मियोसिस होगी, इसलिए वहां पे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेल डिफाइंड इन द यूकैरियोटिक सेल एंड व्हिच इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. सो दिस इज अ मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. अगर हम लोग दोनों सेल्स को केयरफुली ध्यान से देखें तो इसके सेल में और इसके सेल में लॉट्स ऑफ डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं. यहां पे जो है वो सेल वॉल है. अगर ये एनिमल सेल होगी, अगर ये बेसिकली एनिमल सेल्स होगी तो इनके अंदर सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी. जैसे यहां पे केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, इट मींस कि इट इज एग्जांपल ऑफ एनिमल सेल. यहां पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है. यहां पे न्यूक्लियस की जगह पे हम लोगों ने लिखा है न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट व्हिच इज लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस. और यहां पे न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड. यहां पे गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल दीज आर, दिस इज ए माइटोकॉन्ड्रिया. All these double membrane or the membrane bound cell organelles is also present. But in case of eukaryotic cell, the cytoskeleton is present which is absent here. So जो अभी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर टेबल की हेल्प से जो डिफरेंसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया वो आप इस फिगर के भी थ्रू देख सकते हैं. इट इज जस्ट एक इंफॉर्मेटिव कहना चाहिए डिफरेंसेस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के रेफरेंस में. ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये आज जो डिस्कशन किया रिगार्डिंग द जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल एंड जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंसेस के बारे में. और जो इसके बाद जो डिस्कस करना है वो ओवरऑल हम लोगों को यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर्स, उनके कुछ ऑर्गन्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर दिस. और हम लोग जो हैं मेन, अगर आपकी कोई क्वेरीज और कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमारे इस पर्टिकुलर नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और या आप हमारी इस वेबसाइट्स पे देख सकते हैं. कोई भी क्वेरीज या कोई भी कमेंट्स आप इस नंबर्स पे और इस वेबसाइट्स पे आप लोग दे सकते हैं. थैंक यू.